हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो में आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है और इससे जुड़ा हुआ हर एक वो पॉइंट जो एग्जामिनर आपसे सवाल के रूप में पूछेगा, वो हर एक पॉइंट मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि आखिर किस तरीके से सवाल बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एमसीक्यूज़ के 10 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, 10 प्रश्न लेने वाला हूँ एमसीक्यूज़ रूप में। और इस बात को ध्यान रखें कि 10 एक के 10 प्रश्न वो होंगे जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पर। अगर फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो उसको इंस्टॉल करने के बाद, अकाउंट बनाने के बाद भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्च करेंगे ज्ञानविद अरुण, तब भी आपको टेलीग्राम चैनल का या टेलीग्राम पर ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अब हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और ये देखिएगा कि ये वो सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में, यानी कि पिछले साल के किसी भी एग्ज़ाम में बेटा आपसे एग्जामिनर ने पूछे हैं। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे गए हैं और पूछे गए प्रश्न को ही मैं लेकर आया हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए कि जितना आपने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और बन रहे हैं तो आप उनको कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितना आपसे वो क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा कि आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे उनमें से कौन कौन से सही हुए हैं और कौन कौन से गलत हुए हैं। साथ ही साथ मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे और कितने क्वेश्चन गलत हुए थे। हो सके तो क्वेश्चन के साथ साथ भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हालांकि ऐसे करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, आप सीधे लास्ट में कमेंट करके ये बताइएगा कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही कर लिए हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर गलत कर लिए हैं। चलिए बच्चा, आगे समझने की कोशिश करते हैं और सवाल देखते हैं। पहला ही सवाल क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा, बेटा संशोधन अधिनियम का मतलब है अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कोई एक ऐसा अधिनियम बनाया गया जिससे संविधान के अंदर संशोधन करना है। संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ये पहले से तो थी भारत के अंदर, और ये आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश भारत से ही शुरुआत हो चुकी थी किसकी, पंचायती राज व्यवस्था की। उस समय स्थानीय स्वशासन के नाम से ये जाना जा रहा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को धीरे धीरे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हट चुकी थी भारत से, या कह सकते हैं कि भारत को हमने आज़ाद करा लिया था, तो और भारत के अंदर भारतीयों का शासन हो चुका था, तब उसके बाद धीरे धीरे करके पंचायती राज व्यवस्था को विभिन्न विभिन्न राज्यों में क्या किया गया, स्थापित किया गया था। ठीक, और फाइनली हमने 1992 में, ध्यान रखें 1992 में पूर्ण रूप से भारतीय संविधान में सम्मिलित करा दिया था किसको, पंचायती राज व्यवस्था को। तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था, तो बेटा ध्यान रखेंगे वो था 73वें नंबर का संवैधानिक संशोधन। अब यहाँ आप देखिए 49% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रखा है, मतलब 72 वाला लगा रखा है, जबकि 34% लोगों ने ही इस क्वेश्चन का आंसर सही लगाया है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर अब आप समझ सकते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ 1992 मतलब 1992 में ये एक्ट आया, कौन सा, अमेंडमेंट एक्ट, संशोधन अधिनियम। उसी के तहत 73वां संविधान संशोधन करके भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। ठीक है, दूसरी बात, एक चीज यहाँ पर और बता देता हूँ कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे ये संबंधित है नगर पंचायत से। किससे, नगर पंचायत से संबंधित है। तो नगर पंचायत ऐड की गई थी, ये नगर पंचायत कहें या नगर पालिका कहें, तो नगर पालिका ऐड की गई थी किसमें, नगर पालिका ऐड की गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इससे भाग 9 का ए, भारतीय संविधान में भाग 9 का ए जोड़ा गया था, है ना। जबकि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 जोड़ा गया था, किसमें, भारतीय संविधान में। ये बात आप भली भांति जान चुके हैं।
हमारे पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनके अंदर हर एक पॉइंट मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि किस तरीके से कौन सी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और बता देता हूँ कि 73वें संविधान संशोधन करके अनुसूची 11वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 11वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें कुल 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जोड़े गए थे। अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो सब कुछ आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो हमने पढ़ा दी है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि अभिव्यक्ति शब्द ग्राम सभा सही रूप से किसे निरूपित करता है। जो ग्राम सभा है ना बच्चे, ये जो आपने ग्राम सभा शब्द देख रखा है, इसका क्या मतलब होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ग्राम सभा का मतलब होता है किसी गांव के वो सारे व्यक्ति जो वोट कर सकते हैं। क्या? जो वोट कर सकते हैं। और जो वोट करते हैं पंचायत के लिए, जो वोट करते हैं उनको हम निर्वाचक मंडल कहते हैं। बात समझ में आई? उनको क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो यहाँ पर बुजुर्ग नागरिक नहीं हो जाएगा, गांव की सारी आबादी भी नहीं हो जाएगी, निर्वाचित सदस्य भी नहीं होंगे। निर्वाचित सदस्य तो कहलाएंगे किसके? ग्राम पंचायत के सदस्य। ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्य। लेकिन यहाँ ग्राम सभा की बात चल रही है, तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, या ग्राम सभा किसे निरूपित कर रही है? पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को निरूपित कर रही है। और देखिए, मेरा डाउट बिल्कुल सही था कि 42% लोगों ने इसका आंसर निर्वाचित सदस्य लगाया है, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या है? पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ लेने से और क्वेश्चन को समझ लेने से इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, समझने से ही सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, पढ़ने मात्र से फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल, इस क्वेश्चन का आंसर सही है। ग्राम सभा की बात हो रही है तो, लेकिन अगर बात हो जाए ग्राम पंचायत की, बात हो जाए किसकी? ग्राम पंचायत की, तब हम उस क्वेश्चन के साथ जाएंगे, कौन से के? निर्वाचित सदस्यों के साथ जाएंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं भैया निर्वाचित सदस्य। ठीक है, चलिए मेरे शेर, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है? अगले क्वेश्चन में कहा है कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? देखो, 73वां संविधान संशोधन करके ये वे लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9, ये तो बहुत सही लोगों ने आंसर कर रखा है। 61% लोगों ने सही आंसर कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो भाग 9 जोड़ा गया। अभी भी मैंने बताया था आपको कि भाग 9 जोड़ा गया था। जब भी कोई मौका मिलता है मुझे बताने का, मैं ज़रूर बताता हूँ, कोई भी चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों ना हो। ठीक है, तो ये भाग 9 जोड़ा गया था, अभी मैंने आपको बताया है ना। 73वां संविधान संशोधन एक्ट यानी कि अधिनियम था, और ये कब हुआ था पारित? तो 1992 में हुआ था, है ना, 1992 में हुआ था। हालांकि आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को पूरे भारत में लागू कब किया गया? तो वो किया गया बेटे 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई थी, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद। हस्ताक्षर कब किए थे राष्ट्रपति जी ने? ये हस्ताक्षर किए थे इस तरीके से, ये किए थे 20 अप्रैल को। ठीक है, कब किए थे? 20 अप्रैल 1993 को किए थे। बात समझ में आई? चलिए मेरे शेर, आगे देखते हैं। आगे आपसे अगला सवाल पूछा गया है क्या कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राज्य सरकार को निर्देश देता है कि आप क्या कर सकते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का गठन कर सकते हैं, या ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अनुच्छेद 32 तो इसका आंसर नहीं हो जा रहा है। ठीक, अनुच्छेद 32 क्यों नहीं हो जा रहा है अभी बताएंगे। उसके बाद अनुच्छेद 40, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 35 भी यहाँ पर नहीं होगा। 51 पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था
ये जो ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का गठन की बात है, ये आर्टिकल नंबर 40 में वर्णित है। और आर्टिकल नंबर 40 जो आता है वो किस में आता है? डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है कौन? डीपीएसपी। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? भारतीय संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भाग 4 किससे संबंधित है? डीपीएसपी से संबंधित है। और यूट्यूब पर आपको इसी चैनल पर, यूट्यूब के इसी चैनल पर आपको पॉलिटी के अंदर या पॉलिटी सीरीज में जो पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं। उसको अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना? सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अनुच्छेद 40 जो है वो किस में है? डीपीएसपी में आता है, भाग 4 में सम्मिलित है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि डीपीएसपी राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए बनाया गया है। अब कोई राज्य चाहे तो इसको लागू करे, ना चाहे तो ना लागू करे, ये कंपलसरी नहीं होता है। मतलब इसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये कोर्ट में एडमिटेबल नहीं होती हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? अरे भैया ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है सारे के सारे। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था शासन कितने स्तरों में विभाजित है? तो आप सभी जानते हैं 3 स्तरों में विभाजित है। सही लगाया है, 56% लोगों ने सही लगाया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर में विभाजित है बेटा? 3 स्तर में विभाजित है। 3 लेवल्स इसके बनाए गए हैं, मैं आपको बता चुका हूँ वो 3 लेवल कौन कौन से हैं। पहला है ग्राम स्तर, ग्राम स्तर। दूसरा है मंडल या मध्यम स्तर, मध्यम स्तर। और मध्यम स्तर में कौन सी समिति आती है? तो मध्यम स्तर में आती है क्षेत्र समिति। कौन सी समिति आती है बच्चे? क्षेत्र समिति आती है मध्यम स्तर में। ठीक है, इसके बाद तीसरा है कौन सा? जिला स्तर। तीसरा कौन सा है? जिला स्तर। और जिला स्तर पर क्या आती है? जिला पंचायत समिति आती है, जिला पंचायत समिति आती है। ठीक है, जिला पंचायत समिति आती है कहाँ पर? जिला स्तर पर। तो ये 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर, मध्यम स्तर, जिला स्तर। और ये 3 स्तर प्रणाली जो दी थी, ये किसने दी थी? तो ये दी है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इसको हम एक बार फिर से सही से लिख देते हैं, किसने दी है? तो ये दी गई है बेटा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई है। ठीक है, कब? 1957 में। ठीक है, 1957 में, 57 में, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, और बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को ही संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 के अंदर, है ना? हालांकि समितियां और भी आई अलग अलग, जैसे अशोक मेहता समिति आई, उन्होंने बताया कि 2 स्तर बना दो। उसके बाद आगे आई कौन सी? जीवी, है ना? जीवी समिति आई थी, डॉक्टर जीवी के समिति, जीवी के राव समिति, तो उन्होंने बताया 4 स्तर बना दो। जीवी के राव समिति ने 4 स्तर पर बात करने की कोशिश की थी, यह बात उन्होंने की थी। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी 2 स्तरीय और 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी लागू है। कुछ ही राज्य हैं, और अधिकांश राज्यों में त्रिस्तरीय लागू है, और केंद्र में भी त्रिस्तरीय मानी जाती है। ठीक, चलिए। अच्छा, अशोक बलवंत राय मेहता को ही क्या कहा जाता है? पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पंचायती राज से संबंधित है कौन? अब देखो लो, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि कौन इससे संबंधित है। अभी अभी मैंने आपको जिक्र इसका किया है, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है पंचायती राज से, इन्हीं को तो शिल्पकार कहा जा रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इन्हें ही तो शिल्पकार कहा जा रहा है भैया। चलिए, अगला सवाल का है, पंचायती समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? जो पंचायत समिति है, किसके प्रति जवाबदेही होती है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा ध्यान रखेंगे, ये जवाबदेही होती है किसके? जिला परिषदों के प्रति। किसके प्रति? जिला परिषदों के। तो यहाँ पर 43% लोगों ने, अरे इनके प्रति जवाबदेही क्यों होगी पंचायत समिति? जवाबदेही का मतलब है किसको जवाब देगी? कोई सवाल पूछा जाएगा तो जिला परिषद को सब जवाब देगी ना, जिला इसमें सबसे बड़ा स्तर है। अरे जिला सबसे बड़ा स्तर है, इस बात को समझो कि अभी तो मैंने बताया ग्राम स्तर, दूसरा क्षेत्र स्तर,
तीसरा जिला स्तर, है ना, या जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में ही क्या है, जिला परिषद है, जिला परिषद है, जिले स्तर पर क्या है, जिला परिषद है। ये सबसे बड़ा है। कई छोटे छोटे एक एक दो दो गांव होते हैं जो ग्राम पंचायत बनाते हैं, और उन सारे गांवों को मिलकर आधे मतलब बहुत सारे गांवों को मिलकर क्षेत्र पंचायत समिति बनती है, और बहुत सारी क्षेत्र पंचायत समिति को मिलाकर क्या बनती है, जिला परिषद बनती है ना। तो जिला परिषद, हालांकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, संरचना थोड़ी अलग है। ग्राम का जो मुखिया होता है ग्राम प्रधान कहलाता है ना। क्षेत्र का जो मुखिया होता है ब्लॉक प्रमुख कहलाता है, खंड प्रमुख जिसको कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख। और जिला परिषद का जो मुखिया होता है वो जिला जिला क्या कहलाता है, जिला जिला पंचायत जिला पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है ना। प्रधान को जो है ग्राम सभा के लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, ब्लॉक प्रमुख को और जिला पंचायत अध्यक्ष को इनडायरेक्ट वोट करते हैं। इनडायरेक्ट वोट का मतलब क्या है कि गांव के लोग अपने क्षेत्र में कुछ बीडीसी मेंबर चुन लेते हैं, ब्लॉक से सदस्य चुन लेते हैं, ब्लॉक के यानी कि जो खंड है क्षेत्र के सदस्य चुन लेते हैं, और वो क्षेत्र सदस्य ही किसको चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। और ग्राम सभा के लोग ही क्या करते हैं, जिले के पंचायत सदस्यों को चुनते हैं, और जिला पंचायत सदस्य किसको चुनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। तो इसलिए ये क्या है, इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा बनना है, ग्राम सभा के लोगों के रेस्पेक्ट में इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा बनना है, ये डायरेक्ट वोटिंग से बन रहा है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि पंचायत समिति किसको जवाबदेही करेगी, तो ये करेगी जिला परिषद को। सबसे बड़ा स्तर कौन सा है, जिला परिषद है, जिला परिषद को ही बताती है, जिला परिषद ही से सवाल जवाब कर सकती है। ठीक है, बाकी किसी से नहीं करेगी, ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं से थोड़ा करेगी, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे सवाल क्या पूछा गया है। अगला सवाल पूछा है कि किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की है। तो भैया केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की थी, कौन सी ऐसी समिति थी, तो इस क्वेश्चन का नाम, आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, सरकारिया आयोग। एक आयोग है, ये आयोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये आयोग क्या बन जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था बेटे 1983 में, 1983 में। ठीक है, और सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, रिपोर्ट किसकी पेश की थी, केंद्र और राज्यों के संबंध की। तो रिपोर्ट पेश की 1988 में, बात समझ में आई। 1988 में रिपोर्ट पेश की, और 1983 में इसका गठन हुआ था सरकारिया आयोग का। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें कि सरकारिया आयोग समिति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है, और इसका गठन जो हुआ है वो 1983 में हुआ है। इसकी जो रिपोर्ट आई है वो 1988 में आई है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए बेटा, अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, है ना। तुम लोग समझ के छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी समझ में आना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान वह पहला राज्य है जिसने क्या किया था, राजस्थान ने, राजस्थान ने क्या किया था, बताओ राजस्थान ने क्या किया था। अल्लाह की यहाँ पर हम देखें तो राजस्थान ने क्या किया था, राजस्थान ने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। ठीक है, क्या किया था राजस्थान ने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। मतलब सबसे पहले जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई है वो कहाँ हुई है, राजस्थान में हुई है। कब हुई है, एक बार ये भी बता देता हूँ मैं तुम्हें, ये हुई थी भैया 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 2 अक्टूबर, क्या लिखा गया है वो, चलो कोई ना, 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर, राजस्थान में पहली बार पंचायत समिति की स्थापना की गई थी या शुरुआत की गई थी। हालांकि प्रयोग के आधार पर अगर पूछ ले तो प्रयोग के आधार पर की गई है, कहाँ से, प्रयोग के आधार पर की गई है आंध्र प्रदेश से। लेकिन जो पूर्ण रूप से लागू कर दी थी या राजस्थान ने अपना लिया था, पूरी तरीके से जो अपनाया था वो राजस्थान राज्य ने अपनाया था। और इसका जिला भी मैं बता देता हूँ, जिला कौन सा था, तो नागौर जिला था राजस्थान में जिसने पहली बार पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे आगे देखते हैं, आगे क्या सवाल दिया है। आगे सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का आखिरी सवाल है, और इस वीडियो को अगर आप लोगों को
थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिलता है इस वीडियो से तो भैया चैनल को कर देना सब्सक्राइब। क्या कर देना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि और भी वीडियोस अगर आपके पास तक आएँ तो वो देखने को मिल जाए। और उन वीडियो को शुरुआत में देख लेना, सबसे पहले देख लेना है। तो बराबर में एक बेल आइकन का बटन है, बेल आइकन है, तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। एक बेल घंटी जैसा बटन है, उसको भी दबा दीजिएगा। घंटी की आवाज़ आनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। घंटी दबा दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मतलब वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होगी तुम्हें पता चल जाएगा। दुनिया को पता चले ना चले उसकी चिंता तुम मत करिए, सब्सक्राइब कर दो बस चैनल को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, पहुँचा दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जोड़ दो। भाई अपने स्टूडेंट्स जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, तुम्हारे भाई बंधु, उनको भी तो बताओ ना, पढ़ने का मौका उनको भी तो मिलना चाहिए। तुम ही अकेले अकेले तो पढ़ते रहोगे, उनको भी पढ़ने दो भैया। चलो अब यहाँ देखते हैं लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय क्या है। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय क्या है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण, जब मैं मतलब शुरू कर रहा था ना त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, मैंने तभी बताया कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई, स्थानीय सरकार बनाई गई थी। बात समझ में आई? कैसी? स्थानीय सरकार बनाई गई थी। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण क्या है? स्थानीय सरकार है। देखो कितने कितने नालायक हैं, कह रहे हैं संघीय सरकार। 26% लोग संघीय सरकार बता रहे हैं, 30% लोग लोकतंत्रीय सरकार बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर स्थानीय सरकार हो जाएगा, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है इसका मतलब। अब देखो विकेंद्रीकरण हो कैसे रहा है, एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। हमारे देश का प्रमुख कौन होता है? हमारे देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। उसके नीचे कौन होता है? प्रधानमंत्री भी हमारे देश का प्रमुख होता है, जो मंत्रियों के प्रमुख रूप में काम करता है। अब मान लो हमें कोई समस्या होगी, हम छोटे गांव से ठहरे छोटे से आदमी, और ये पीएम है बहुत बड़े पद पर, है ना। तो अब एक गांव, एक मतलब पूरे भारत में देखें तो लाखों गांव, लाखों गांव में देखी जनसंख्या तो लाखों जनसंख्या, है ना। लाखों, करोड़ों, अरबों अरबों जनसंख्या। अब अरबों जनसंख्या, अलग अलग सबको प्रॉब्लम हो रही, समस्या हो रही, तकलीफ हो रही है, तो ये प्रधानमंत्री के पास तो जाएंगे नहीं। तो तुम क्या होगे? मुख्यमंत्री के पास चले जाओ, सीएम के पास चले जाओ। अरे सीएम के पास भी तो लाखों लाखों गांव हैं, है ना। लाखों नहीं तो हजारों गांव तो है ही हैं एक राज्य में, जैसे हजारों गांव तो है ही है ना। एक राज्य में लगभग जैसे 50,000 गांव हैं यूपी के अंदर, तो ग्राम पंचायत हैं। अब उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो ये किसको अपनी बात रखें, ना पीएम को रख सकें ना सीएम को रख सकें, तो ये इनके लिए बना दी गई एक लोकल गवर्नमेंट, है ना, लोकल गवर्नमेंट। अब तुम कहने लगो कि ला जाओ विधायक को बता दो जाके। विधायक को तो बता देंगे, पता चल रहा विधायक को बताने का मतलब क्या, कि वो मुख्यमंत्री तक बात पहुंचानी हो रही है ना। तो मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा के तो सोल्यूशन नहीं मिलना। कोई भी छोटा मोटा गाँव होगा, गाँव में मोहल्ले में सड़क टूट रही है, सड़क डलवानी है साहब, तो उसके लिए विधायक को थोड़ा ना बताएंगे। तो ये सब सोचते हुए, ये सब सोचते हुए भारत के राजनीतिज्ञों ने क्या कर दिया? भारत के राजनीतिज्ञों ने स्थानीय सरकार का गठन कर दिया, ठीक है। लोकल, अपनों में सी सरकार बना लो, तुम्हारे भैया बंधुओं में सी सरकार बना लो। होता है ना कि मेरे चचा क्या है, गांव के प्रधान है, तो वो प्रधान जो है वो सरकार है। और कैसी सरकार है? स्थानीय सरकार है। मेरे चचा के जो ब्लॉक प्रमुख होंगे, मेरे चचा बोल मत जी, चचा विधायक है हमारे, वो वाली बात खत्म हो गई। चचा विधायक है हमारे, वो वाली बात खत्म हो गई। बात चल रही है किसकी? बात ये चल रही है हमारे चचा प्रधान है। तो प्रधान है तो तब भी बहुत बड़ी बात है भैया, तब भी बहुत बड़ी बात है। बात कैसे है बड़ी? अरे बड़ी बात तो ज़्यादा इतनी ना है, खैर घमंड में मत फटो। बात इतनी है कि स्थानीय सरकार बन चुकी है, लोकल गवर्नमेंट बन चुकी है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई नल लगना है तो तुम प्रधान से कह के नल लगवा सको। तुम्हारे मोहल्ले में कोई सड़क टूटी हुई है, सड़क बनवानी है, तो प्रधान से कह के सड़क बनवा सको। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये लोकतंत्र जो था अलग अलग बिखरा हुआ है। इसको हम कह सकते हैं, बिखरा हुआ तो कहना थोड़ा गलत हो जाएगा ना, बिखरा हुआ नहीं कह रहे। यहाँ पर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से सब समस्या रख पा रहे हैं? नहीं रख पा रहे। तो और सीएम से भी नहीं रख पा रहे, विधायकों से नहीं कह पा रहे। तो लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण कर दो, उसका एक सेंट्रल बना दो, लोगों के लिए एक सेंट्रल बना दो। छोटे छोटे जो गांव से लोग बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए सेंट्रल बना दो, और सेंट्रल बना के क्या कर दो, उनके आसपास ही ऐसे मुखिया, ऐसे क्या कर दो, पदाधिकारी, या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नेता तैयार कर दो जिनसे वो अपनी समस्याएं बता सके और उनकी समस्याओं का क्या हो सके, निवारण हो सके। गांव के लोग खुश रहेंगे तभी देश का विकास होता है। ध्यान रखना इस बात को, है ना। गांव के विकास से ही देश का विकास है, क्योंकि गांव में ही, या फिर कह सकते हैं भारत गांव में ही बसता है ना।
तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण क्या है? लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है बेटा स्थानीय सरकार से, लोकल गवर्नमेंट से। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और ये क्या 10 के 10 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, मैं फिर बता रहा हूँ तुम लोगों को। अब तुम लोग क्या करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, इन क्वेश्चंस को री अटेम्प्ट करेंगे वहाँ पर। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर आंसर तो दिखाई दिया तुम्हें, है ना, तो आंसर दिखा दिया, उसकी टेंशन मत लो, वहाँ जाके तुम री अटेम्प्ट करो, इन क्वेश्चंस को देखो कि तुमने कितना सीखा, क्या तुमने बाकी कुछ सीखा है, और कमेंट करके मुझे बता दो कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। चलिए भैया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तुम लोगों को कर देता हूँ, लेकिन तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो, है ना। सब नमस्कार तो मैं कर ही दूंगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दियो भैया चैनल को। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। नमस्कार।